नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। किसान आंदोलन को 13 दिन हो चुके हैं। आज भारत बंद का मिला जुला असर रहा, लेकिन कल एक बड़ा दिन है। किसानों से सरकार की छठे दौर की बातचीत होनी है। सवाल यह है कि क्या कल आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या वो समाधान निकल पाएगा या फिर आंदोलन अभी और लंबा चलने वाला है? इसके बाद हम आपको पॉलिटिक्स से भरपूर भारत बंद की तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो पॉलिटिक्स है जिसने किसान आंदोलन को एक तरह से हाईजैक कर लिया। भारत बंद किसानों ने बुलाया था, लेकिन इसमें किसान कम दिखे। सड़कों पर हंगामा हुड़दंग करते विपक्ष के नेता कार्यकर्ता ज्यादा दिखे। आज कोरोना महामारी से लड़ती दुनिया के लिए वैक्सीन डे है। ब्रिटेन में कोरोना का पहला स्वीकृत यानी सर्टिफाइड टीका 90 वर्ष की महिला को लगाया गया। इसी के साथ ब्रिटेन कोरोना टीकाकरण की शुरुआत करने वाला पहला देश बन गया। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में कोरोना के टीके को मंजूरी देने पर सरकार ने क्या फैसला लिया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बढ़ गई है। चीन और नेपाल ने एवरेस्ट की ऊंचाई नापी है, जिसके बाद दोनों देशों ने मिलकर एवरेस्ट की नई और बढ़ी हुई ऊंचाई का ऐलान किया है। लेकिन खबरदार में सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। आज दिन भर आपने भारत बंद की तस्वीरें देखी होंगी, भारत बंद के नाम पर हुए सियासी ड्रामे को देखा होगा। लेकिन कब तक ऐसी राजनीति चलेगी और कब तक यह आंदोलन चलेगा? भारत बंद के बाद अब आगे क्या होगा? क्योंकि बंद से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अगर कोई रास्ता निकलेगा तो बातचीत से निकलेगा, और ये बातचीत कल होने वाली है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार भी भरोसा दे रही है, कानूनों में कोई कमी नहीं। कानून किसानों के भले के लिए ही बनाए गए हैं। खेती किसानी के लिए नई सदी में नई सोच वाले सुधार की जरूरत है। दोनों पक्षों के अपने अपने स्टैंड के बीच सवाल यह है कि बीच का रास्ता निकालने और आंदोलन खत्म करने के लिए अपने अपने रुख से कौन कितना कितना पीछे हटेगा और कितना झुकेगा। किसान वर्सेस सरकार में कौन कितना झुकेगा? कल से आंदोलन खत्म या और खिंचेगा? मुद्दे सारे यही हैं, जो मसले हैं, इन मसलों का समाधान कैसे निकले। अमित शाह भी एक बड़े कद्दावर लीडर है और सरकार में एक अच्छी पोजीशन पे है, तो बीच बचाव में आना चाहिए। कोई मसले समाधान नहीं हो रहे हैं तो बीच में आना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। 13 दिन हो गए। उम्मीद तो सबको है, किसानों को भी है, सरकार को भी है। अब तो खुद अमित शाह आ गए हैं। सबको पता है कि रास्ता बातचीत से ही निकलेगा, किसी बंद से नहीं। जिस बंद की कोशिश आज किसान आंदोलन के नाम पर की गई। दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ती हुई सड़क पर हम इस समय खड़े हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर है, जिसपे लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। 13वां दिन आंदोलन का, लेकिन उस सब के बीच भारत बंद का ये दिन, जहां पर आप वहां पर भी जमावड़ा देखेंगे। और नीचे देखिए कि किस तरीके से गुरुद्वारों के लंगर लगे हुए हैं। लंगर सेवा है यहाँ पर, क्योंकि किसान दिन रात यहाँ पर रहते हैं अगर, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था यहीं से की जा रही है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो सड़क है, चाहे ऊपर की फ्लाईओवर की ये सड़क हो या फिर नीचे की सड़क हो, दोनों सड़क पूरी तरीके से बाधित हैं। लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो अंदर अंदर से जो सड़कें हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये बंद कितना कामयाब रहा, कितना नाकाम? बंद कितना किसानों का था, इसे कितना राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया? इन सवालों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आज के भारत बंद के बाद कल किसानों के साथ सरकार की बातचीत में क्या होगा। सरकार और किसानों में कौन कितना झुकेगा, कौन किसकी कितनी बात मानेगा। क्योंकि किसान नेता अब तक अड़े हैं कि तीनों कानून किसान विरोधी हैं। ये कानून रद्द होने ही चाहिए, किसी और बात पर मानेंगे नहीं। जरूरत पड़ी तो 4-6 महीने सड़क पर बैठेंगे, लेकिन सरकार भी बार बार कह रही है कि तीनों कानून किसानों के भले के लिए बनाए गए हैं। नए कानूनों से किसानों को फसल बेचने के नए मौके मिलेंगे। किसानों की हर आशंका दूर की है। उन्हें आंदोलन खत्म करना चाहिए। इस समय
जो किसान आंदोलित हो रखे हैं, जो मांग कर रहे हैं, ये मांगे कोई नई नहीं है। अगर वो एमएसपी को लेकर जो बातें करते हैं, तो आप ये भी नहीं समझ रहे हैं कि कम से कम कुछ जो है, कुछ हिस्सा तो विरोध का जो है वो स्वाभाविक है और उसको एड्रेस करना है सरकार को। आपने बिल्कुल सही कहा। किसानों से हमारी बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? 5 राउंड की बात हुई है नहीं हुई है? 2 वरिष्ठ मंत्री पदाधिकारी उनके साथ 5-6 घंटे बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आप सही कह रही हैं। आपने एमएसपी का आपने एक बात कही, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मंत्री जी हमारे तोमर जी ने कहा, कृषि मंत्री ने कहा, हम लोगों ने कई बार कहा है, और भी चाहिए, उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन आज मैं क्योंकि आप फील्ड में हैं, तो मैं एक बात दोबारा कहना चाहता हूं कि नवंबर के अंत तक भारत सरकार ने एमएसपी के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए की खरीद की है, धान की, पैडी की, और उसमें जो लगभग 350 लाख टन खरीदा गया है, उसमें 2/3 आपके पंजाब से खरीदा गया। आप समझ लीजिए, हजारों करोड़ के किसानों को फायदा मिला है। तो अभी जब ये कानून के बाद भी आप जमीनी हकीकत देखिए कि कितना धान खरीदा गया, एमएसपी कितना दिया गया, ये तो हो रहा है। हमारे काम को देखना चाहिए। सरकार किसानों को बार बार भरोसा दे रही है। बड़े बड़े मंत्रियों को उतार दिया गया है। किसानों की एक एक आशंका को दूर किया जा रहा है और इसी में विपक्ष की राजनीति को फ्यूज किया जा रहा है। किसानों का डर है कि नए कानून से एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा। सरकार का दावा है कि एमएसपी सिस्टम था, है और आगे भी रहेगा। किसानों में डर है कि बाहर फसल बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। सरकार ने पूरा भरोसा दिया, मंडियां पहले की तरह ही चलेंगी। किसानों में डर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों पर बड़ी कंपनियां हावी होंगी। सरकार का दावा है कॉन्ट्रैक्ट करने या न करने पर किसानों को पूरी आजादी है। किसानों में डर है बड़ी कंपनियां छोटे किसानों की जमीन हड़प लेंगी। सरकार ने भरोसा दिया, न किसानों की जमीन बंधक होगी, न लीज पर लिया जाएगा। मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि एपीएमसी चालू रहेगी, चालू रहेगी, चालू रहेगी। उसको ताला लगाने का कोई मुद्दा कभी भी सरकार के ना मन में है, ना कानून में है, ना कहीं भी है। तो प्रकाश जी, फिर एमएसपी को लेकर किसानों के मन में शंका क्यों है? क्यों एमएसपी पर भ्रम पैदा किया जा रहा है? नहीं, शंका इसलिए एक ही राज्य के है, एक ही राज्य के किसानों के मन में आशंका है और वो आशंका वहां के राजनीति के कारण है, ये मैं बताना चाहता हूं। दूसरी बात, दूसरा उनके मन में है एमएसपी जाएगी। अरे एमएसपी नहीं जाएगी। मैं कहना चाहता हूं एमएसपी थी, है, रहेगी। क्या लिखित में और देंगे मैं सर? ये भी आगे कहना चाहता हूं कि एमएसपी एक्चुअली बढ़कर दिया है, हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। तो ये ठीक है, एमएसपी की बात है। अब जहां तक एमएसपी का लोग कह रहे हैं कि भाई गारंटी क्या है, गारंटी 55 साल क्या थी? 55 साल चल रही है ना, तो आगे भी चलेगी। तो एमएसपी 55 साल चल रही है, आज नहीं, हमने नहीं शुरू किया है, 7 साल में मोदी आने के बाद नहीं शुरू किया, ये पहले से है। तो एमएसपी की व्यवस्था में 55 साल लोगों ने जैसी चली एमएसपी की व्यवस्था, वैसे ही आगे चलेगी जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सरकार का दावा है कि नए कानूनों में किसानों का कोई नुकसान नहीं। उनकी जो भी आशंका है 5 दौर में उन पर बातचीत भी की है, पूरा भरोसा भी दिया है। खेती किसानी में सुधार वाले कानून नई सोच के लिए जरूरी है। इन कानूनों पर पहले भी बातें होती थी, वादे किए गए थे, लेकिन इसे जब मोदी सरकार अमल में लाई तो विरोध होने लगा। आज तक ब्यूरो। सीधी बात है कि जब सरकार के बड़े बड़े मंत्री सामने आकर किसानों को भरोसा दे रहे हैं, जब सरकार ये कह रही है कि मंडी और एमएसपी थी, है और आगे भी रहेगी, तो फिर किसानों को मंडी और एमएसपी पर कौन डर दिखा रहा है और क्यों गुमराह कर रहा है, इसमें सीधे तौर पर राजनीति हो सकती है, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि किसानों के भारत बंद में जिस तरह से राजनीतिक दल दिखे और जिस तरह से राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, उससे किसानों के नाम पर यह राजनीति साफ तौर पर देखी जा सकती है। किसानों के आंदोलन में किस तरह से अपनी नेतागिरी चमकाई गई, ये भारत बंद की तस्वीरों से बिल्कुल साफ हो गया।
असली किसान और आंदोलनकारी तो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे, लेकिन देश के अलग अलग जगहों पर आंदोलन को हाईजैक करने वाली राजनीति दिखे। किसानों से ज्यादा विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिखे। इसमें किसानों के लिए हमदर्दी से ज्यादा सियासी ड्रामा था, हुड़दंग और हंगामा था। यूपी में ऐसी तस्वीरें जगह जगह दिखी, फिर चाहे वो झांसी हो, मुरादाबाद हो या फिर लखनऊ हो। इसी तरह का हंगामा जयपुर और पटना में देखा गया। जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। पटना में भी विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया। दिल्ली बॉर्डर पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और इन्हें रोकने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। विपक्ष की इसी राजनीति के खिलाफ सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया। विपक्षी दल जो भारत के संविधान की मर्यादा में भारत की जनता का वोट पाकर सरकार बनाने में असमर्थ रहे, आज वो हंगामा कर रहे हैं ताकि भारत जो प्रगति पथ पर चल पड़ा है उस पर वो अंकुश लगा सके। सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से हुड़दंग मचाया, जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का दुस्साहस किया, उसका चित्र आपने स्वयं दिखाया है। विपक्ष अपनी बंदूक चला रही है किसान के कंधे से, और विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि किसान का उत्थान हो। विरोध के लिए विरोध, आपका कोई वजूद बचा नहीं, कोई जमीन बची नहीं, तो अब किसान आंदोलन आया तो उसमें आप कूद गए। कभी 3 तलाक का विरोध करते हैं, कभी शाहीन बाग के पक्ष पे खड़े हो जाते हैं, कभी सीएए का विरोध करते हैं, राफेल डील का विरोध करते हैं। कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पूरे मंडी एक्ट को रिपील करेंगे। किसानों पर हमारा भरोसा है, किसान समझेगा। जो राजनेता समझकर भी ना समझ ही दिखा रहे हैं वो नहीं सुधरेंगे। उनको लोगों ने 2 चुनाव में सिखा दिया है, तीसरे चुनाव की प्रतीक्षा करें, उसमें भी सिखाएंगे। कुछ पार्टियां तो इस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बहुत ही ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कॉन्स्पिरेटर रही हैं। अब इस तरह के आपराधिक षड्यंत्रों का सिंडिकेट रहा है। किस तरह से कंफ्यूजन का, भ्रम का और भय का तड़का लगाने की कोशिश करो, ये काम लगातार ये लोग करते रहे। कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस के साथ और भी जो उसके हताश और निराश साथी हों। किसानों के नाम पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मौका देखा। इसी में 24 से ज्यादा दलों ने भारत का समर्थन भी किया, लेकिन सरकार ने भी विपक्ष की इस राजनीति को ध्वस्त करने के लिए पिछले 24 घंटे में मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक सबको मैदान में उतार दिया। अब जो चीज यूपीए के समय प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी, शरद पवार जी सब के सब कह रहे थे, वही चीजें कही गई है। और इसके बाद एकदम यू टर्न कांग्रेस का। ये पाखंड नहीं है क्या? ये बेईमानी नहीं है क्या? ये धोखा नहीं है क्या? ये किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश नहीं है क्या? ये आंदोलन जो है ये किसानों का आंदोलन से ज्यादा राजनीतिक आंदोलन है। सिर्फ एक ही बात को लेकर के कि मोदी जी को किस प्रकार से हम घेरने की कोशिश कर सके। सरकार लगातार कह रही है कि विपक्ष मोदी विरोध में इस आंदोलन को हवा दे रहा है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसानों के आंदोलन में कूद गया है और खेती किसानी में सुधारों पर किसानों को भड़का रहा है। जबकि पहले इन्हीं सुधारों की बात विपक्ष के नेता कहते रहे। अब जब मोदी सरकार ने यही लागू किया तो विरोध कर रहे हैं। हम तो किसी पे निशाना साध रहे। हमने तो एक बात की, किसानों की मांग का समर्थन करें क्योंकि उनकी मांग जायज है। सरकार को उनकी बात माननी चाहिए और ये बंद कामयाब है। देखिए, ऐसा है कि हमने अपना नैतिक समर्थन भारत बंद को दिया था। हम कोई जोर जबरदस्ती चीजें बंद कराने के पक्षधर नहीं है। 65% भारत की जनसंख्या, 90 करोड़ लोग आज इस आशंका में जी रहे हैं कि अगले साल से वो अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे। इस परिस्थिति में क्या बाकी लोगों का ये फर्ज और उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि उनका समर्थन करें। किसान आंदोलन पर इस राजनीति के बीच भारत बंद का मिला जुला असर रहा। 25 राज्यों में करीब 10,000 जगहों पर धरना प्रदर्शन हुआ। दुकानें और बाजार बंद करवाने की कोशिश की गई,
लेकिन कई जगहों पर ये कामयाब रहा तो कई जगहों पर बंद फेल भी हो गया। तो देशव्यापी हड़ताल का बुलावा जरूर है, लेकिन ये दिल्ली के एक सामान्य बाजार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाजपत नगर में हम इस समय मौजूद हैं। सारी दुकानें यहाँ पर खुली हैं, कहीं पर कोई भी ऐसा असर नहीं दिख रहा है कि भारत बंद का असर हो। इस बंद वाली राजनीति से अलग आंदोलनकारी किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे, खासतौर पर सिंघू और टिकरी बॉर्डर, जो पंजाब से आए आंदोलनकारी किसानों का ग्राउंड जीरो है। दादा, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप लोग? जेड़े 3 कानून वापस किया जाए, कानून वापस लिया जाए, उससे कम पे नहीं मानेंगे। नहीं कम। कल बातचीत होनी है, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? उम्मीद तो बहुत कम रह गई है कि ये किसानों को तारीख पर तारीख दे रहे हैं ताकि किसान आंदोलन कमजोर हो जाए और किसान धरने से हटके घर चला जाए। भारत बंद में किसान तो किनारे ही रहे, उनके भारत बंद को विपक्ष ने लपक लिया। भारत बंद के नाम पर सियासत का काम बन गया, लेकिन किसानों का काम कब बनेगा, आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा, इसका सबको इंतजार है। आज तक किसान आंदोलन का असर अब अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। आज बुलाए गए भारत बंद ने कोरोना से बेहाल आर्थिक हालात को और कमजोर कर दिया। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में इस आंदोलन से महंगाई बढ़ने का भी खतरा पैदा हो गया। बीते करीब 2 हफ्ते से जारी किसान आंदोलन मंगलवार को भारत बंद के साथ और ज्यादा आक्रामक हो गया। किसानों के इस आंदोलन से कोरोना काल में बदहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान हो रहा है। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की तारणहार बनी कृषि को खुद इस आंदोलन से नुकसान हो रहा है। भारत की $2.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा करीब 15% है, जबकि देश की आधी आबादी की गुजर बसर खेती किसानी से ही चलती है। एक दिन के भारत बंद से 2016 के आंकड़ों के मुताबिक अर्थव्यवस्था को 25,000 करोड़ का नुकसान होता है। कोरोना के कहर से पहले ही कांप रही अर्थव्यवस्था के लिए कदम बेहद आत्मघाती है। अब 9 दिसंबर को अगले राउंड की वार्ता में इसका हल सरकार को निकालना ही होगा, लेकिन मामला जिस एमएसपी को लेकर फंसा है उस पर और बाकी कानूनों पर सरकार पीछे हटती नजर नहीं आती। नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं, और इसलिए रिफॉर्म ये लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। ये मामला जितना खिंचता जा रहा है उतना ही आम आदमी, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। किसानों के आंदोलन में फंसने से बचने के लिए ट्रक वालों को लंबा रूट लेना पड़ रहा है, जिसके चलते किराया 15 से 25% तक बढ़ गया है। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों ट्रक फंसे हुए हैं और ट्रांसपोर्टर गाड़ियां बुक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे गाड़ियों की उपलब्धता 70% घट गई है। हालांकि गनीमत है कि अभी तक फलों और सब्जियों के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन अगर समाधान जल्द नहीं निकला तो ये आने वाले दिनों में बढ़ भी सकते हैं। सरकार किस तरह से जो प्राइवेट प्लेयर हैं या कारपोरेट है उनको किस तरह से मॉडरेट करती है कि वो एक जो गरीब आदमी है उसको बेदखल ना करे जमीन से, उसकी इनकम भी बनी रहे, और आप एक दूसरे तरह के जरिए भी पैदा करें जिससे वो अपनी इनकम बढ़ाता रहे। अगर बात करें समाधान की तो मामला जरा पेचीदा है। सारा मामला एमएसपी पर आकर अटका हुआ है। सरकार का मकसद कृषि क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने का है। एमएसपी को सरकार कानून तो बना देगी, मगर निजी क्षेत्र को खरीदारी के लिए मजबूर नहीं कर पाएगी, जिससे फसल की मांग घटने पर निजी क्षेत्र खरीदारी करेगा ही नहीं। फिलहाल कुल उपज का औसतन 6% ही सरकार खरीदती है। मौजूदा क्षमता के मुताबिक इसे 10% तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन भंडारण क्षमता, अर्थव्यवस्था पर बोझ समेत ऐसी कई वजह हैं जिसके चलते सरकार बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज नहीं खरीद सकती। बड़ा सवाल कीमत तय करने का भी है। एमएसपी के दायरे में आने वाली फसलों की अलग अलग क्वालिटी होती है। इसके हिसाब से ही एक फसल का अलग अलग मानक तय करते हुए अलग अलग एमएसपी तय करनी होगी। मानकों पर खरा नहीं उतरने वाली फसलों का क्या होगा? जानकारों का मानना है कि सरकार को समाधान के लिए आधुनिक तरीके अपनाने चाहिए। अब देखना यही है कि किस तरह से सरकार इस फॉर्मूले पर अमल करती है, जिससे कृषि को फायदा हो, देश की आर्थिक रफ्तार बढ़े और किसानों के साथ कोई भेदभाव या धोखाधड़ी भी ना हो। आज तक ब्यूरो।
पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत योजना का असर अब साफ नजर आने लगा है। इस साल के पहले 11 महीनों में चीन से होने वाला आयात 13% घटा। वहीं इस दौरान भारत का चीन को निर्यात 16% बढ़ा। चीन इसे सीमा विवाद का राजनीतिकरण करार दे रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि भारत की चीनी सामान पर निर्भरता अब कम होने लगी है। मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत मुहिम अब अपना रंग दिखाने लगी है। लॉकडाउन के दौरान पीएम ने इस महत्वाकांक्षी योजना की बुनियाद रखी थी। इसके बाद 21 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से इस मुहिम को बड़ा सहारा मिला। इसका मकसद था दूसरे देशों, खासकर चीन से भारत का आयात घटाना। ताज़ा आंकड़ों में साफ नजर आता है कि भारत की चीनी सामान पर निर्भरता घटने लगी है। लद्दाख सीमा को लेकर छिड़े विवाद में भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत ने चीन के खिलाफ एक के बाद एक कई कड़े कदम उठाए। इस दौरान भारत ने चीन के साथ कई कारोबारी समझौते रद्द कर दिए तो करीब 200 मोबाइल ऐप्स पर बैन भी लगा दिया। भारत ने चीन से होने वाले आयात को भी घटाया है और निर्यात को बढ़ा दिया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का चीन को 2020 के पहले 11 महीनों में किया गया निर्यात 16% बढ़ा है। इसी दौरान भारत ने चीन से 13% आयात कम कर दिया है। लेकिन चीनी मीडिया का दावा है कि चीन का भारत को किया जाने वाला निर्यात इसीलिए कम हुआ है क्योंकि भारतीय बाजार में डिमांड घटी है। सीमा शुल्क आंकड़ों के मुताबिक चीन ने जनवरी से नवंबर 2020 तक भारत में करीब 59 अरब डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया, जो 13% कम है। लेकिन इस साल पहले 10 महीनों में 16.2% की गिरावट के मुकाबले ये गिरावट थोड़ी कम हुई है। यानी नवंबर में भारत का चीन से होने वाला आयात बढ़ा है। वहीं भारत से चीन का आयात पहले 11 महीनों में 16% बढ़कर करीब 19 अरब डॉलर का हो गया है। इस तरह दोनों देशों के दरमियान इस साल पहले 11 महीनों में 78 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है। 2019 में ये आंकड़ा 92 अरब डॉलर का था। भारत का चीन से व्यापार घाटा 40 अरब डॉलर का है, जो बीते कारोबारी साल में 60 अरब डॉलर था। हालांकि इस साल कोरोना के चलते सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें भी बनी रही। ऐसे में फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि भारत ने चीन से जो आयात घटाया है उसमें से कितनी कमी आत्मनिर्भरता के चलते आई है, क्योंकि सप्लाई में रुकावट से भी आयात घटा है और डिमांड में कमी से भी ये कम हुआ है। बीते दिनों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि एक्सपोर्ट में रिकवरी को लेकर अभी भी कोई पुख्ता दावा करना मुमकिन नहीं है। Consumers remain optimistic about the outlook and business sentiment of manufacturing firms is gradually improving. Fiscal stimulus is increasingly moving beyond being supportive of consumption and liquidity to supporting growth-generating investment. On the other hand, private investment is still slack and capacity utilization has not fully recovered. While exports are on an uneven recovery, the prospects have brightened with the progress on vaccines. वैसे इस बार आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में आम जनता और व्यापारी संगठनों ने भी सरकार का खुलकर साथ दिया था। फेस्टिव सीजन में चीनी सामानों को खरीदने से लोगों ने परहेज किया था। व्यापारी संगठन का दावा है कि रक्षाबंधन पर चीन की राखियों को न बेचकर करीब 5,000 करोड़ का झटका चीन को दिया गया था। 15 अगस्त पर चीनी मांझे को न बेचकर 500 करोड़ की चपत चीन को लगाई गई। दिवाली पर तो करीब 40,000 करोड़ का बड़ा भारी झटका चीनी सामान को बैन करके दिया गया। गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद ही व्यापारियों ने चीन से आयात होने वाले 500 सामान की लिस्ट तैयार की थी, जिनका आयात उन्होंने रोकने की योजना बनाई है। वहीं 2021 के आखिर तक व्यापारियों की योजना चीन को 1 लाख करोड़ का झटका देने की है। इसके बावजूद अभी भी भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर चीन पर निर्भरता बरकरार है। मोबाइल फोन, टीवी से लेकर इनके पार्ट्स तक के लिए चीनी आयात के भरोसे ही कारोबार होता है। अगर इन महंगे आइटम्स के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन जाए तो फिर ये झटका कुछ और ज्यादा जोरदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही।